So, children, now we are going to start here with the second part. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rolled in a perfect formation over the Union buildings. So, children, what you have been told here that after some time, a few moments later means after some time, as they all lifted their eyes up to the sky, when they just looked at the sky, they were awestruck, they were surprised. Awestruck means they were surprised as they saw a spectacular array, as they saw a kind of spectacular magnificent formation of jets and helicopters in the sky. तो बच्चों उन्होंने क्या देखा, थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें आकाश की तरफ उठाई, जब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो वो बिल्कुल एकदम भौचक्के रह गए. दे वर ऑ स्ट्रक, वो एकदम भौचक्के रह गए एज दे सॉ a spectacular array, as they saw a magnificent array. Array means arrangement और formation. उन्होंने देखा कि आसमान में जो जेट्स और हेलीकॉप्टर्स थे वो एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेशन बना रहे थे और वो रोर करते हुए उन्होंने एक फ्लाई पास दिया यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से. यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स वगैरह का एक फ्लाई पास्ट, ये जो हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज वगैरह उड़ते हुए निकलते हैं इसको फ्लाई पास्ट बोलते हैं. तो इस तरीके का एक फ्लाई पास्ट वहां पे एज अ सैल्यूटेशन बाय द aerial forces had been made to the newly elected president of South Africa. So it was not only a display of pinpoint precision, so it was really a kind of fine display of pinpoint precision. Means ये एक तरीके का प्रिसीजन से भरा हुआ, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी से भरा हुआ एक पिन पॉइंटेड डिस्प्ले था. एक्यूरेसी से भरा हुआ. एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर्स वगैरह को, एरोप्लेन्स वगैरह को बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है अपने काम में. अगर वो जरा सा भी निशाना चूक जाएं तो फिर ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. तो उनका जो उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी होती है. तो दैट इज व्हाट यू हैव बीन टोल्ड हियर. इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंटेड प्रिसीजन, मींस इट वाज अ डिस्प्ले ऑफ pinpointed precision and military force, but at the same time it was a demonstration of the military's loyalty to democracy. At the same time they had been expressing, at the same time they had been demonstrating their loyalty to the military. इसी के साथ ही साथ वो अपनी एक loyalty भी military के लिए show कर रहे थे to a new government that had been freely and fairly elected. So it was a kind of salutation by the military to the newly elected government that was going to take oath in South Africa. So this was a kind of government that had been freely and fairly elected. तो आपको बच्चों क्या बताया जा रहा है कि it was not only a display of pinpointed precision, कि ये जो फ्लाई पास्ट था, ये फ्लाई पास्ट केवल एक पिन पॉइंटेड प्रिसीजन, एक पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से भरा हुआ एक डिस्प्ले ही नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी मिलिट्री फोर्स का भी डिस्प्ले था कि जो अपनी लॉयल्टी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, जो अपनी वफादारी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था इस न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी के प्रति. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, कि एक ऐसी गवर्नमेंट के प्रति ये अपनी लॉयल्टी को शो कर रही थी वहां की मिलिट्री फोर्स कि जो अभी न्यूली इलेक्टेड है. Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty. So what you have been told here, children? Only moments before the highest generals of South African Defence Force and Police. So just a few moments before this fly past, ये जो फ्लाई पास्ट हुआ था, इस फ्लाई पास्ट के केवल थोड़ी देर पहले साउथ अफ्रीकन जनरल्स ने, साउथ अफ्रीकन पुलिस ने, जिनके चेस्ट बिडेक्ट थे, बिडेक्ट का मतलब डेकोरेटेड, कि जो जिनके चेस्ट पर मेडल्स वगैरह लगे हुए थे, जिनके चेस्ट बिडेक्ट थे यानी कि मेडल्स वगैरह से डेकोरेटेड थे, रिबन्स वगैरह से डेकोरेटेड थे, जो उन्होंने गॉन बाई डेज में, यानी कि गॉन बाई डेज का मतलब कि बीते हुए दिनों में, कि जो मेडल्स और रिबन्स वगैरह उन्होंने बीते हुए दिनों में पाए थे, उनसे सजे हुए उनके सीने जो हैं वो दिखाई दे रहे थे. एंड दे सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी. सो दे ऑल्सो मेड अ सैल्यूटेशन टू नेल्सन मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी टू द न्यू गवर्नमेंट. तो आपको क्या बताया गया कि अभी थोड़ी ही देर पहले जो वहाँ के हाईएस्ट जनरल्स, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल्स थे, जिनके चेस्ट बिडेक्ट थे, कि जिनके चेस्ट डेकोरेटेड थे रिबन्स और मेडल्स से, जो उनको गॉन बाई डेज में, जो उनको बीते हुए दिनों में मिले थे, उन्होंने सैल्यूट किया नेल्सन मंडेला को और अपनी वफादारी की कस्में खाईं. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me. So what Nelson Mandela says here, that he was not unmindful, that he is not unaware of the fact that just some years ago
they would not have saluted but arrested me. So here Nelson Mandela has been saying that just a few years back, they would not have saluted Nelson Mandela, rather, they would have arrested him because these generals had been working under the British forces at that time. And at that time, Nelson Mandela was against the British forces, and that is why, if these generals and the police officers would have caught Nelson Mandela, definitely they would have arrested him. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, कि मैं इस बात से बेखबर नहीं हूं कि यही वो जनरल्स हैं कि जो कुछ दिन पहले अगर मुझको मिलते तो उन्होंने मुझे अरेस्ट किया होता सैल्यूट करने के बजाय. फाइनली ए शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. So, in this way, children, here you have been told that there was a fly past of the planes and helicopters, and they had made a chevron of Impala jets. They had made a chevron. Chevron means a pattern of V. They had made a pattern of V in the sky, and they were releasing a smoke trail of black, red, green, and blue color इन द साउथ अफ्रीकन स्काई. कि ये जो जेट्स थे ये अपनी स्मोक गन से रंग बिरंगे धुएं छोड़ रहे थे. आपने देखा होगा कई बार इस चीज को, रंग बिरंगे धुएं छोड़ रहे थे ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू और गोल्ड कलर के. So children, now we are going to start here with the next part. Here Nelson Mandela says, the day was symbolized for me by the playing of the two national anthems and the vision of the whites singing Nkosi Sikelel' I Africa and the blacks singing Diastem, the old anthem of the Republic. So children, here you have been told that that particular day, during the inauguration ceremony, during the oath taking ceremony of South Africa, the two national anthems of the country had been played. So one was the national anthem of the whites, that was Nkosi Sikelel' I Africa, that means long live Africa, and at the same time the national anthem of the blacks, that was Die Stem, had been sung. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि दैट डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स. तो बच्चों यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान दो नेशनल एंथम बजाए गए, दो नेशनल एंथम प्ले किए गए, जिसमें से एक नेशनल एंथम जो है वो व्हाइट्स का था, जिसको एंकजी सिकलेल आई अफ्रीका बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव अफ्रीका. और दूसरा जो है वो ब्लैक्स का नेशनल एंथम है, जिसको डाइस्टेम बोलते हैं. ये दोनों नेशनल एंथम वो इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान प्ले किए गए. तो यहाँ पे बच्चों आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि इन टुडेज टाइम द नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका इज अ हाइब्रिड नेशनल एंथम. The national anthem that is being used in South Africa today is a hybrid national anthem. It is a combination of the English lyrics as well as the lyrics of the blacks. तो इसमें दोनों की कुछ लाइंस मिला करके एंकोजी सिकलेल की और डाइस्टम की लाइंस मिला करके एक हाइब्रिड नेशनल एंथम तैयार किया गया है, जो कि आज की डेट में साउथ अफ्रीका का नेशनल एंथम है. Although that day neither group knew the lyrics of the national anthem they once despised. So here Nelson Mandela says that both the groups of the Englishmen and the groups of the Africans, they had been made to sing the national anthems of both the communities. During the inauguration ceremony, the groups of the Britishers and the groups of the Africans had sung the national anthem of both the groups, and that is why they did not know the lyrics of the national anthems of each other, because they had despised, they had disliked the national anthem of each other. They would soon know the words by heart, but it is assumed that one day they are going to learn the national anthem of each other by heart. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस दिन हालांकि दोनों ग्रुप का नेशनल एंथम गाया था, कि जो अंग्रेजों का ग्रुप था और जो अफ्रीकन्स का ग्रुप था, दोनों ने एंकजी सिकलेल आई अफ्रीका और डाइस्टेम दोनों गाया था. लेकिन नेल्सन मंडेला यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के नेशनल एंथम की लिरिक्स पता नहीं थी, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से डिस्पाइस करते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, इसलिए ये एक दूसरे के नेशनल एंथम को नहीं जानते थे. लेकिन ऐसा एज्यूम किया जाता है कि आने वाले टाइम में दे वुड नो द लिरिक्स ऑफ द नेशनल एंथम बाय हार्ट, कि आने वाले समय में वो इस नेशनल एंथम को याद कर लेंगे और इससे किसी भी तरीके की नफरत नहीं रखेंगे. So children, now we are going to start here with the next paragraph. On the day of inauguration,
I was overwhelmed with a sense of history. So here Nelson Mandela says that on the day of inauguration, on the day of the oath-taking ceremony, he was overwhelmed with a sense of history, that he was over sentimental remembering history. कि ये इस इनॉग्रेशन के डे पर, ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी का दिन था, उस दिन वो हिस्ट्री को याद करके ओवरवेल्म्ड हो गए, मीन्स हिस्ट्री को याद करके वो ओवर सेंटिमेंटल हो गए। अब वो हिस्ट्री को कैसे याद करते हैं? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू डेज आफ्टर द बिटर एंग्लो बुअर वॉर एंड बिफोर माई बर्थ, the white skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land. So, how does he remember the history? He remembers that during the first decade of 20th century, the first decade of 20th century means from 1901 to 1910. That is the first decade of 20th century. So here children, it is important for you to know that during the first decade of 20th century there had been an Anglo-Boer war in South Africa. Boer means South African farmers. Boer means South African farmers. So in the initial days of the 20th century, that is from 1901 to 1910, there was a war between the Britishers and the African farmers, and that war came to be known as the Anglo-Boer War. तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, मतलब 1901 से लेकर के 1910 के बीच में साउथ अफ्रीका में एक वॉर हुई अंग्रेजों और जो साउथ अफ्रीकन फार्मर्स थे उनके बीच में। और इस वॉर के बाद में द ब्रिटिशर्स हैड बीन एबल टू कैप्चर साउथ अफ्रीका, and this is something that had taken place before the birth of Nelson Mandela. So, during that time, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. So, what had been done, that after this war was lost by the South African farmers, the country was captured by the Britishers, and the Britishers just made an agreement with the South Africans, and they erected means started a system of racial domination. They started a system, they started a rule of racial domination. Racial domination means where one race is going to dominate over another. So in this racial domination, the dark skinned people of South Africa had been oppressed, had been tortured by the white skinned people of South Africa. तो आपको क्या बताया जा रहा है बच्चों कि ये जो फर्स्ट डिकेड में एंग्लो बुअर वॉर हुई, इसके बाद में जब साउथ अफ्रीकन फार्मर्स ये लड़ाई हार गए और साउथ अफ्रीका पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो उसके बाद फिर अंग्रेजों ने एक एग्रीमेंट के द्वारा एक सिस्टम इरेक्ट किया, एक सिस्टम क्रिएट किया रेशियल डोमिनेशन का। रेशियल डोमिनेशन का मतलब होता है कि जहां पे एक रेस दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाए, जहां पर एक जाति दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाए। कि यहां पर क्या हुआ कि जो व्हाइट स्किन्ड जाति थी, जो व्हाइट स्किन्ड रेस थी, वो ब्लैक स्किन्ड रेस, जो ब्लैक स्किन्ड जाति थी, उसके ऊपर डोमिनेट कर गई और ब्लैक स्किन को सताया जाने लगा। तो इस तरीके का एक सिस्टम साउथ अफ्रीका में क्रिएट हुआ। तो ये बात आपको बताई जा रही है कि, और ये चीज कब हुई? ये चीज तब हुई कि जब फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी चल रहा था, 1901 से लेकर के 1910 के बीच में, जब साउथ अफ्रीकन फार्मर्स और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें साउथ अफ्रीकन फार्मर्स हार गए और साउथ अफ्रीका के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और उसके बाद एक रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें व्हाइट स्किन पीपल ने डोमिनेट किया जबरदस्ती की ब्लैक स्किन पीपल के साथ। सो द स्ट्रक्चर दे इरेक्टेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन societies the world has ever known. So here Nelson Mandela says that that kind of a society that had been created by the Britishers, the kind of society that had been created by the British people, was really one of the harshest. Harshest means most cruel, most inhumane. Inhumane means where the human feelings are not there. So Nelson Mandela says that this kind of a society that had been created by the Britishers in South Africa, that was the harshest kind, that was the most cruel kind of society, that was the most inhumane, that was the most unkind society that had been created ever in the world. कि वो कह रहे हैं कि इस युद्ध के हार जाने के बाद जो सोसाइटी साउथ अफ्रीका में क्रिएट हुई, वो दुनिया की सबसे हार्शेस्ट, सबसे क्रूवल सोसाइटी, सबसे इनह्यूमेन, सबसे अनकाइंड सोसाइटी जो दुनिया ने देखी है, उस तरीके की सोसाइटी ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका में क्रिएट की। बट नाउ इन द लास्ट डिकेड, लेकिन ये ओथ टेकिंग सेरेमनी कब हो रही है? 1994 में। तो ये 1994 जो है ये 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है।
तो इस तरीके से आपको क्या बताया जा रहा है कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में यही साउथ अफ्रीका जो है ये अंग्रेजों के बुरी तरीके से अधीन हो गया और वहां पर बहुत क्रूवल सिस्टम शुरू किया गया। लेकिन 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, ये जो 1991 से लेकर के 2000 का पीरियड है, 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है, तो इस पीरियड में ये सिस्टम खत्म हो गया, ये रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम खत्म हो गया और साउथ अफ्रीकन लोगों को अपनी आज़ादी मिली। तो नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, so this is the last decade of 20th century, 1994, when the oath taking ceremony is going on, and my own eighth decade as a man, and this is the eighth decade of Nelson Mandela as a man, means now Nelson Mandela is 80 years old, one decade is for 10 years, तो 8 decade का मतलब है कि 80 साल हो गए, नेल्सन मंडेला अब 80 साल के हो चुके हैं और इस समय ये सिस्टम जो है ये अपने खात्मे के कगार पर है और अब ये सिस्टम जो है ये रेशियल डोमिनेशन का ये खत्म हो गया है, ये बात आपको बताई जा रही है। So what you were being told here, children, that that system had been overturned forever and replaced by the one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. So here Nelson Mandela says that in the last decade of 20th century, that is in 1994, that is the last decade of 20th century, 1991 to 2000 is the last decade of 20th century, and in this last decade that system has been overturned, means that system has been finished up forever and has been replaced by a new system that recognizes the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. So now a new system has been started and this system is going to recognize people on the basis of their rights and not on the basis of the color of their skin. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो पुराना सिस्टम अब ओवरटर्न कर दिया गया, पलट दिया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया एक ऐसे नए सिस्टम से कि जिसमें सभी लोगों को उनके राइट्स और उनकी फ्रीडम मिलेगी, इस बात को नज़रअंदाज करके कि उनकी स्किन का कलर क्या है। So that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. So here Nelson Mandela says that this particular day has come about, this particular day has been managed, this particular day has been brought through the unimaginable sacrifices, through the innumerable number of sacrifices by my people, कि ये आज का ये जो दिन आया है कि जब साउथ अफ्रीका में ब्लैक गवर्नमेंट टेक ओवर करने जा रही है, तो ये दिन आया है अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस के द्वारा उनके लोगों की। पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। सो द सफरिंग्स दैट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैव मेड इज नेवर गोइंग टू बी काउंटेड, इज नेवर गोइंग टू बी रीपेड। इट इज दैट काइंड ऑफ अ सेक्रीफाइस दैट इट कैन नॉट बी रीपेड। वो कह रहे हैं कि पीपल हु सफरिंग, कि जिन लोगों ने कष्ट सहे, जिन लोगों ने यातनाएं सही, उनके सफरिंग्स और उनके करिश को कभी भी ना तो गिना जा सकता है, ना तो काउंट किया जा सकता है, ना ही कभी उसको चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. So here Nelson Mandela says, I felt that day, that on the day of the inauguration ceremony he felt, and he has felt it on many other days as well, कि उन्होंने इस बात को उस दिन भी महसूस किया इनॉग्रेशन सेरेमनी के दिन, और उससे पहले भी बहुत बार इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया है, that he is the sum of all those African patriots who had gone before him, कि वो उन सभी साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स का प्रेजेंटेशन है जो उनसे पहले चले गए। ही इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दो साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैव पास्ड अवे बिफोर हिम, कि उनसे पहले जो लोग चले गए, जो इस संसार को छोड़ करके चले गए कुर्बानियां दे करके, उनका एक प्रेजेंटेशन है नेल्सन मंडेला, ऐसा वो कहते हैं। That long and noble line ended and now began again with me, means that long and noble line of the patriots ended, कि वो पैट्रियट्स की वो लंबी श्रृंखला समाप्त हो गई और अब ये दोबारा नेल्सन मंडेला के साथ में शुरू हो रही है। I was pained that I was not able to thank them. So here Nelson Mandela says that he is really pained, he is really troubled that he has not been able to thank those patriots and that they were not able to see what their sacrifices had wrought, and those patriots would also not be able to see what their sacrifices had wrought, कि वो patriots ये भी नहीं देख पाएंगे, that they would not be able to see
व्हाट द रिजल्ट ऑफ देयर सेक्रीफाइसेस हैव बीन, कि उनकी कुर्बानियों का परिणाम क्या हुआ, उनकी कुर्बानियों का अंत क्या हुआ, इसको भी वो नहीं देख पाएंगे। हैड रॉट मीन्स हैड डन, रॉट मीन्स डन, वर्क वर्कड एंड रॉट मीन्स, रॉट का मतलब होता है कि जो कुछ काम हो जाता है उसको रॉट बोलते हैं, कि द वर्क हैज़ बीन डन मीन्स द वर्क हैज़ बीन रॉट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनकी कुर्बानियों ने कितने अच्छे परिणाम दिए, इसको भी वो शायद कभी जान नहीं पाएंगे। इस बात को सोच करके वो तकलीफ में आ जाते हैं, उनको दुख होता है कि ना तो वो उनको थैंक्स दे पाए और ना ही उनको इस बात का एहसास दिला पाए कि उनकी कुर्बानियों ने ये कौन सा सुनहरा दिन साउथ अफ्रीका के इतिहास में रचा है।